नीरज सिंह हत्याकांड में 8 साल बाद जो फैसला आया, उसके बाद यह सवाल चारों तरफ उठने लगा कि आखिर अगर जो आरोपी हैं संजीव सिंह, पूर्व विधायक झरिया और जो 11 आरोपी हैं, उन्होंने नीरज सिंह की हत्या नहीं की, तो नीरज सिंह की हत्या किसने की? ये नीरज सिंह के समर्थकों का सवाल था, नीरज सिंह के परिवार के लोगों का सवाल था। गलटू महतो, मुन्ना तिवारी और अशोक यादव, जिनकी हत्या हुई थी नीरज सिंह के साथ, उनके भी परिवार के लोगों का सवाल था कि आखिर किसने मारा नीरज सिंह को, अगर इन लोगों ने नहीं मारा। ये सवाल हमारा भी था कि नीरज सिंह को किसने मारा। एक कैंडल मार्च निकाला जाता है, उसके बाद उनके समर्थकों और उनकी पत्नी और नीरज सिंह के परिवार के द्वारा। उसमें नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह 2 बात कहती है, हालांकि वो बहुत लंबी लंबी बातचीत करती हैं, भावुक होकर बात करती हैं, थोड़ा आक्रोशित होती हैं, पर उसमें 2 बात जिस पर ज्यादा फोकस किया गया वो ये था कि चश्मा का पावर बढ़ा लेना चाहिए जज साहब को, और दूसरा ये न्यायपालिका नहीं अन्यायपालिका है, ये बात उन्होंने कही। एक वकील हैं वकार अहमद, उन्होंने इस पर अवमानना का केस किया है पूर्णिमा नीरज सिंह पर, कि पूर्णिमा नीरज सिंह ने न्यायपालिका का अपमान किया है, यह बात कहकर जज का अपमान किया है। एक तो चश्मा का पावर बढ़ा लेना चाहिए, दूसरा न्यायपालिका इसके ऊपर। पहले वकील साहब क्या कह रहे हैं उसको सुन लीजिए। कोर्ट के द्वारा कुछ दिन पहले नीरज सिंह, पूर्व विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह के खिलाफ आया था और आरोपी को बरी कर दिया गया था साक्ष्य के अभाव में। तो मेरा ये कहना है कि ये हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक सेटल प्रिंसिपल है कि किसी निर्दोष को तब तक सजा नहीं दिया जाए जब तक कि वो हर एक बिंदुओं पर दोषी साबित न हो जाए। जिस माननीय न्यायालय द्वारा ये फैसला सुनाया गया वो अति विद्वान न्यायालय की श्रेणी में आते हैं और इसीलिए उनको पूरा धनबाद जिला के अंदर जो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट है, सिर्फ एमपी एमएलए और मतलब जो स्पेशल कोर्ट बनाया गया उसके लिए, उनका कोर्ट का फैसला वहां होता है। उस प्रकरण में अगर उन्होंने कोई फैसला सुनाया है और उससे अगर पूर्व विधायिका अगर असंतुष्ट हैं तो उन्हें उचित फोरम में सीआरपीसी का 374 का रेमेडी था, अपील अगेंस्ट एक्विटल, माननीय उच्च न्यायालय में वहां जाना चाहिए था। उसके बावजूद भी अगर उनको लगता है कि जज साहब ने गलती की है तो पूरा केस में उनका गलती को निकाल कर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे माननीय रजिस्ट्रार जनरल को चिट्ठी लिखना चाहिए था, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखना चाहिए था, जो चिट्ठी तब तक पब्लिश नहीं होना चाहिए था जब तक कि उनका आरोप साबित नहीं हो जाता एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से भी। लेकिन ये सब नहीं करके माननीय जो हमारी पूर्व विधायिका पूर्णिमा मैडम है वो एक कैंडल मार्च निकालती हैं और हमारे माननीय न्यायाधीश को अपना चश्मा का पावर बढ़वाने को बोलती है। तो हम मैडम को बोलना चाहते हैं कि मैडम आप अभी इतनी बड़ी नहीं हो गई हैं कि आप हमारे जजेस के खिलाफ इस प्रकार का अपमानजनक शब्द इस्तेमाल कीजिए। आप इतनी बड़ी भी नहीं हो गए मैडम कि आपको उस न्यायपालिका के ऊपर इस प्रकार का शब्द को इस्तेमाल करना चाहिए कि ये न्यायपालिका नहीं अन्यायपालिका है, केवल मात्र इसलिए क्योंकि फैसला आपके अनुरूप नहीं आया। किसी भी केस में जीत और हार 2 ही चीज होता है। अगर आप अगर संजीव सिंह को सजा हो जाता तो आप न्यायपालिका सही था। अगर मैडम अगर आप बोलिएगा खुले प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे वो आपने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है तो आपसे तो प्रभावित पूरा विधानसभा, झरिया का विधानसभा है, पूरा झरिया का विधानसभा का क्षेत्र को न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा मैडम। तो आपके द्वारा इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करना, वो भी हमारे जिला कोर्ट के सबसे प्रखर विद्वान, मेरे नजर में खास करके सबसे प्रखर विद्वान माननीय श्री दुर्गेश अवस्थी सर का कोर्ट है, जिनको भरपूर ज्ञान है। और मुझे नहीं लगता मैडम कि उनका ज्ञान का लिखा हुआ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट तक टूटने वाला है, ऐसा मेरा अंतरात्मा कहता है, क्योंकि उनका ज्ञान का सीमा का भंडार बहुत है और उन्होंने सब बिंदु पर गौर करके ही जजमेंट दिया है। इसलिए मैडम आप ऐसा शब्द मत बोलिए कि जिससे कि आपके लोगों में, आम जनों में ये गलत मैसेज जाए और लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाए। मैं आपके इस दोनों शब्दों का घोर खेद प्रकट करता हूं जो आपने इस तरह का गलत शब्द का इस्तेमाल किया है और हमारे जजेस को बेइज्जत करने का कोशिश किया है। आपने हमारे कानून के धारा 267 बीएनएस और 356 के तहत अपराध किया है। किसी भी आप सरकारी पद पे रहते हुए जजेस को इस प्रकार से अपमानित नहीं कर सकते हैं। आप ये अपमानित करने वाला शब्द को कहा है। आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया है। माननीय दुर्गेश अवस्थी सर बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने आपके प्रति अभी तक कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाया।
मैंने अभी आपको बता दिया कि मैंने धारा 267 और 356 भारतीय न्याय संहिता के तहत किया है, जिसके लिए उनके द्वारा जो बोला गया बयान है, मेरे पास उसका कंक्रीट सबूत भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 63(4) का सर्टिफिकेट का साथ मौजूद है। तब मैं और मेरा एक कलीग वकार अहमद उर्फ विक्की बाबू क्षुब्ध होकर इस केस को दायर किए हैं, क्योंकि हम लोग अपने जजेस का इस प्रकार से अपमान, खास करके हम लोग दोनों तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप चाहे कितनी भी बड़ी हैं, आप हम दोनों का हत्या करवा दीजिए मैडम, लेकिन हम लोग आपके विरुद्ध केस लड़ेंगे तो लड़ेंगे, क्योंकि आपने न्यायपालिका को अन्यायपालिका कहा है, वो भी श्री ध्रुवेश अवस्थी सर का मतलब प्रखर विद्वान कोर्ट के विरुद्ध। इसलिए मैं मैडम आपके इस बयान से बहुत क्षुब्ध हूँ। मैंने किसी प्रकार का इस प्रकार का, और मेरे अधिवक्ता साथियों ने आपके प्रति कभी नहीं बोला, न्यायाधीश का समाज ने आपके प्रति कभी किसी आपके सब प्रति नहीं बोला। आप इस प्रकार का बयान कैसे दे सकती हैं, वो भी खुले मंच से? आप पूर्व विधायिका रह चुके हैं, आप समाज खराब कर रही हैं, लोगों का आस्था न्यायपालिका से हटा रही हैं। अगर आप ऐसा कर रही हैं तो कल तो सब आम जनता बोलेगा कि न्यायपालिका गलत है, न्यायपालिका अन्यायपालिका है। आप एक गलत परिपाटी चालू कर रहे हैं। आपको अविलंब अपने बयान को वापस लेने का जरूरत है, अन्यथा मैं आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर चुका हूं और इसके खिलाफ मैं आगे लड़ता रहूंगा। ये केस कहाँ किया गया? ये माननीय सीजीएम कार्यालय में किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ रणधीर वर्मा चौक पर इस प्रकार का कैंडल मार्च निकाल के पुतला दहन और ये सब जो भी बयान दिया गया था, और जो रणधीर वर्मा चौक है ये सीजीएम का क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए मैंने माननीय सीजीएम न्यायालय के कोर्ट में उनके विरुद्ध ये केस दायर किया है। और इस केस को करने वाला वादी मेरा कॉलीग वकार अहमद है। परसों सर, आप क्या कहेंगे? यह मुकदमा मैंने झरिया के पूर्व विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह के खिलाफ किया है। 27/8/25 को राज्य के चर्चित हत्याकांड नीरज सिंह हत्याकांड में एडीजे 16 के द्वारा फैसला आया, जिसमें अभियुक्त पूर्व विधायक संजीव कुमार सिंह और सभी अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, जिसके विरोध में पूर्व विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह जिला परिषद मैदान से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक कैंडल मार्च निकालकर अदालत के फैसले के विरोध किया है। और उन्होंने एडीजे 16 के खिलाफ बहुत ही अपशब्द बोला है। उन्होंने कहा कि जज साहब के चश्मे का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तब उनको ठीक से नजर आएगा, ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं वो केस को, और ये न्यायपालिका नहीं अन्यायपालिका है। तो एक पूर्व विधायिका जो एक विधानसभा को रिप्रेजेंट करती है, इस तरह की महिला अगर इस तरह का बयान देती है तो इससे समाज में एक गलत संदेश जाएगा न्यायालय के प्रति। धीरे धीरे लोगों का न्यायालय से भरोसा खत्म हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा, जो लोकतंत्र के लिए कहीं से अच्छा नहीं। हमारी मांग है कि वो अपनी जो उन्होंने बयान दिया है उस बयान को वो वापस ले, अन्यथा ये लड़ाई हम आगे तक लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, और उनको सजा भी कराएंगे, और सजा भी कराएंगे। वो चाहे तो वो बाहुबल है, दबंग है, वो चाहे तो हत्या हमारे हत्या करवा देंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग आगे लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, पर जजेस के खिलाफ हम इस प्रकार का शब्द और खास करके न्यायालय व न्यायालय प्रक्रिया के खिलाफ किसी भी तरह का अभद्र टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए, चाहे वो पूर्व विधायक हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय सबके लिए एक है, सबके लिए एक समान है, यहाँ सबको न्याय मिलता है, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो। अगर वो हमारे न्यायपालिका के विरुद्ध अगर गलत बोलेंगे तो मैं माननीय प्रधानमंत्री सर के बारे उनके ऊपर भी केस करूंगा। तो आपने सुन लिया, वकील साहब कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की बात पूर्णिमा नीरज सिंह जो पूर्व विधायक है वो कहेंगी तो पूरे झरिया में न्यायपालिका के खिलाफ एक आक्रोश पैदा होगा और न्यायपालिका पर लोग सवाल करने लगेंगे। 8 साल बाद आरोपी बाइज्जत बरी हो जाते हैं और यह तक नहीं बताया जाता है कि आखिर जो हत्या हुई उसको किसने किया, जबकि हत्या शाम के समय दिन दहाड़े की गई है। इससे न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठ रहा है। क्या उन जज साहब पर यह सवाल नहीं उठ रहा है कि आखिर अगर ठीक है ये लोग नहीं मारे तो किसने मारा? किसी ने तो मारा ना। मैंने पहले भी कहा था कोई तो ऐसे ही गोली मार नहीं लिया है। शायद ये बातचीत भी करनी चाहिए थी जज साहब को। न्यायपालिका पर सवाल उठ रहा है वकील साहब, वकार अहमद साहब, न्यायपालिका पर सवाल उठ रहा है। आप घूमिए, आप देखिए, आप सुनिए जनता की बात, उठ रहा है।
और हम नहीं उठा रहे हैं, जनता उठा रही है, जनता का राइट है। एक फेयर क्रिटिसिज्म जनता का राइट है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको लगा कि आपने अवमानना किया है, मतलब सॉरी वो पूर्णिमा नीरज सिंह ने अवमानना किया है, आप केस किए, तो आपके पास अगर बहुत अच्छा समय है इस तरीके के केसेस उठाने, थोड़ा निशिकांत दुबे पर भी कर दीजिए। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के, आपने कहा ना कि न्यायपालिका के विरुद्ध आप एकदम नहीं सहेंगे, तो निशिकांत दुबे समय आप कहाँ थे? कोई अलग अगर आपका एजेंडा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ न्यायपालिका का अपमान नहीं सहना चाहते हैं तो निशिकांत दुबे वाले मामले पर भी आपको बोलना चाहिए था। निशिकांत दुबे वाले मामले पर भी तो आपको अवमानना का केस दर्ज करना चाहिए था निशिकांत दुबे, लेकिन ठीक है, कोई आपका अलग एजेंडा है, कहीं कुछ होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या न्यायपालिका पर सवाल नहीं किया जा सकता है? अगर न्यायपालिका कोई ऐसा फैसला दे रहा है जिससे समाज में बड़ा व्यापक असर पड़ रहा है, तो उस पर भी नहीं बोला जा सकता है? फेयर क्रिटिसिज्म करके एक शब्द है, बोला जा सकता है, किसी फैसले के खिलाफ एकदम बोला जा सकता है। लोकतंत्र में इसका अधिकार है, यही तो लोकतंत्र है। आप निकाल के देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में जब एसटीएससी कोर्ट को लेकर, एसटीएससी केसेस को लेकर मामला आया तो लोग सड़कों पर उतरे, ये फेयर क्रिटिसिज्म था। उसके बाद अभी जब सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों वाला जो मामला आया उसमें भी लोग सड़कों पर उतरे, वो फेयर क्रिटिसिज्म था। फेयर क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? एकदम किया जाता, करते ही हैं लोग। आपको एक केस हम याद करा देते हैं, 2004 का एक केस है, सुप्रीम कोर्ट जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात सरकार का एक केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस गुजरात सरकार। आम भाषा में कहें तो बेस्ट बेकरी केस है ये, 2004 का। 2002 में गुजरात दंगे के दौरान बेस्ट बेकरी, एक बेकरी शॉप था, उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। उसके बाद साक्ष्यों के अभाव में, सबूत के अभाव में, गवाहों के पलटने के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया जाता है जो दोषी होते हैं, जिनका नाम होता है। लेकिन उसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट इस केस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट कड़ा टिप्पणी करती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि गवाहों की सुरक्षा और स्वतंत्र जांच ना हो तो न्यायिक तंत्र मजाक बन जाता है, और अगर राज्य अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो न्याय प्रणाली का अस्तित्व ही खतरे पर पड़ जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट था। ठीक है, हमको लगता है कि फेयर क्रिटिसिज्म तो लोकतंत्र में हो ही सकता है। सवाल तो उन पुलिस वालों पर भी होना चाहिए, आयोग पर भी होना चाहिए कि आखिर 8 साल वो कर क्या रहे थे कि एक व्यक्ति मर जाता है, एक नहीं 4 लोग मार दिए जाते हैं, वो पब्लिकली गोली मार दिया जाता है और कुछ नहीं, किसी ने तो मारा है। सवाल तो उन पर होना चाहिए, तो पूर्णिमा नीरज सिंह पर, और हो रहा है। ठीक है, वकील साहब को लगा कि होना चाहिए। हम आपको एक भारत की कानूनी कहावत बताते हैं। भारत की कानूनी कहावत है, न्याय में देरी न्याय से वंचित रखने के बराबर होता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब अगर किसी को न्याय में देरी मिलता है तो उसको न्याय से वंचित रखने के बराबर होता है। अब आपको एक डाटा बताते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रेड यानी एनजेडीजी का ये डाटा है कि भारत की अदालतों में लगभग 3.5 करोड़ केसेस लंबित हैं। हम निचली अदालत की बात कर रहे हैं, जिसमें 3.5 करोड़ केसेस लंबित हैं पूरे देश की अदालतों में, और उसमें से लगभग 2.25-3 करोड़ केसेस सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस। और उसके बाद एक कहावत यहां है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के बराबर। तो आप सोचिए, क्यों नहीं उठाएगा आवाज, सवाल उठाएगा ही। उसके बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हत्या के मामले में निचले कोर्ट का जो कन्विक्शन रेट है वो है 43%। कन्विक्शन रेट मतलब अगर 100 लोग पकड़े जाते हैं तो उसमें 43 लोगों को सजा मिलती है, माने आधा से ज्यादा लोगों को सबूतों के आधार पर छोड़ दिया जाता है। अब फिर सवाल नहीं उठाएगा? अच्छा ठीक है, अलग मसला है। अब जब पूरा जो मामला है अवमानना का, उसमें क्या कहा गया है वकील साहब द्वारा, उन्होंने कहा कि बीएनएस की धारा 267 और बीएनएस की धारा 356,
इस पर मुकदमा चलाने की बात कही जाएगी। तो बीएनएस की धारा 266 क्या कहता है? वो ये कहता है कि लोक सेवक, जज या मजिस्ट्रेट, जो लोक सेवक होते हैं, कार्यवाही के दौरान जानबूझकर अगर उनको अपमानित किया जाता है तो ये धारा का इस्तेमाल होता है। इस धारा के आधार पर सजा होती है, 6 महीने का कैद होता है और 5,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों होता है। कार्रवाई के दौरान तो ये बात पूर्णिमा नीरज सिंह ने नहीं की, बाकायदा फैसला आने के बाद कहा। दूसरा, मानहानि का 356 जो कह रहे हैं वो मानहानि है। मैंने शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रस्तुतियों के माध्यम से किसी पर लालछन लगाना या प्रकाशित करना, उसको मानहानि माना जाएगा। 2 साल की सजा है या साधारण कारावास है या फिर दोनों है, जुर्माना भी है, तो दोनों है, मतलब अगर होता है। लेकिन सवाल ये है कि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अगर पूर्णिमा नीरज सिंह के इस स्टेटमेंट से ये अवमानना हुआ है कोर्ट का, तो हमको लगता है कि सो मोटो मतलब स्वतः ही संज्ञान तो कोर्ट ले सकता है, लेकिन वकील साहब को लगा कि उनको करना चाहिए, चाहे उनका अपना कुछ होगा मामला, ठीक है, कोई बात नहीं। ये मामला जो है, जिस तरीके से 8 साल बाद जो जजमेंट आया, यह मामला सिर्फ एक परिवार की हताशा नहीं है, बल्कि पूरे समाज और न्याय व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है कि अगर जांच अभियोजन पक्ष मजबूत ना हो, जांच और अभियोजन पक्ष मजबूत ना हो, तो अदालत के पास आरोपी को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। मैंने पहले ही कहा कि जो आए थे उन पर सवाल जरूरी है, उन पर सवाल तो इसलिए जरूरी कि आखिर क्या कर रहे थे आप, कि एक आदमी को 4 लोगों को खुलेआम गोली मार दिया गया, उनको कुछ नहीं मिला, मतलब सजा तक नहीं मिली, और पता ही नहीं चला कि किसने मारा, किसने तो मारा, पता ही नहीं चला किसने मारा। तो यह मामला केवल एक परिवार की हताशा नहीं, बल्कि पूरे समाज और न्याय व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है कि अगर जांच और अभियोजन मजबूत न हो तो अदालत के पास आरोपी को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। नतीजा यह होता है कि पीड़ित परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस करता है और कह उठता है, यही जो पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि यह न्यायपालिका नहीं, अन्यायपालिका है। समझे, एक आम आदमी क्या ही कर सकता है, मतलब एक, चलिए पूर्व विधायक ही सही, लेकिन न्यायालय से ऊपर तो कोई नहीं है। जब न्यायालय ही ऐसे फैसले देगी, न्यायालय ही इस तरीके का फैसला सुनाएगी, तो लोग तो सवाल करेंगे ही। न्यायपालिका को तो ये बात बतानी चाहिए किसने मारा है, ये तो नहीं बताया गया, तब तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पूर्णिमा नीरज साहब पर अवमानना का जो केस चलेगा वो केस लड़ेंगी, अब कोर्ट तय करेगा कि उन पर केस, उनको सजा हो या जो भी हो। वकार अहमद साहब ने अपनी ईमानदारी पेश की है न्यायालय के प्रति, बार और बेंच का संबंध कितना अच्छा है ये बात वकार अहमद साहब ने बता दी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं। वकार अहमद साहब, आपको अगर और ऐसे केसेस चाहिए जहां न्यायपालिका के पर आलोचना की गई हो, एक फेयर टिप्पणी की गई हो, एक फेयर क्रिटिसिज्म किया गया हो, तो और उस पर आप अवमानना चला सकता हूँ, आपको कई केसेस दे दें। जनता से कहता हूँ कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दें, क्या आपको लगता है इस केस में। बाकी मिलते हैं, जी हाँ।